स्वास्थ्य मेले में प्रतिभाग करते हैं। हर महीने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जहां जांच से लेकर दवा तक यथासंभव गतिविधियां निशुल्क होती हैं। महत्वपूर्ण कार्य। सब इंस्पेक्टर डीएसपी एसटीएफ श्री प्रमेश शुक्ला जी को दबिश के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। उनके मुंह से एक ही आवाज निकली कि कैसे भी उन्हें म्यों पहुंचा दिया जाए। उनका सफल ऑपरेशन अस्पताल द्वारा किया गया। बस्ती जनपद से कच्चा बनियान गिरोह के द्वारा घायल किए गए 12 लोग गंभीर स्थिति में सीधे अस्पताल में लाए गए। हमारे डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से उनमें से सभी को ठीक करके भेजा। श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने निजी हेलीकॉप्टर से गिर गए थे। प्रयागराज में स्वास्थ्य लाभ न मिलने के बाद मेयो आए और यहां से ठीक होकर गए। सफेदाबाद बाराबंकी में सारंग गैस एजेंसी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होकर वापस लौटा। गोंडा में कुख्यात बाबरिया गिरोह ने एक परिवार को निशाना बनाया था। उस परिवार के गंभीर रूप से घायल 12 लोगों का सफल इलाज किया गया। बाबरिया गिरोह ने प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धजरामाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मयः पृथिव्यां वयवो भगे गोपायो दिव्यान्तरिक्षे वायुधाः वयस्वतिः अभी हमारे अतिथिगण अस्पताल परिसर के भीतर और पूजन शांति ब्रह्म शांति सर्वतो शांति 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 श्यामा शांति
पीछे रही और पीछे ही रही। हाँ पास में है ना वही वही तो भाई आप थोड़ा डिसीजन कराएंगे उसको तो है उनको बोल कराएंगे भी आएगा यही तो नंबर है कितना बोल रहे मोहन कहाँ उठाते हो आप गोलीबाजी नहीं मैं बहुत बार फोन किया फोन नहीं उठाते हम जाएंगे आगे वाले को देखेंगे हम ही जाएंगे हम भी वही टेंशन मत लो हम भी वही वाले टेंशन मत लो तब तो हम भी आएंगे आगे नहीं आपके लिए इनको बना चुका अब अड्डा पकड़ से इधर चाहिए तभी आगे चला मैं वहाँ ले गया हमारी गाड़ी अंदर जाने वाले बड़े वाले पुलिस यहाँ नहीं है श्याम इधर आ जाओ तू उधर चले हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नीरज सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सामने के विजुअल्स बता रहे हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी अब अस्पताल परिसर से बाहर की तरफ आ रहे हैं और उनके द्वारा शिलापट का अनावरण किया जाना है और उसके बाद ऊपर नीचे कर हाथ पीछे हमने हाथ उठा लिया आप लोग बड़े भाई थोड़ा सा जगह बन गई हाँ पीछे चले जाए ग्रुप फोटो हो रहा है ना ऐसे निकल जाओ सीधे सीधे जाओ आगे बढ़ के थोड़ा सा और दूरी लो संजय थोड़ा आप लोग स्पेस दे दो बहुत जगह जरा ये सामने से भी हटा दीजिए जो भीड़ है हमारे बीच में आ जाएंगे। मैं मंच के दाहिनी तरफ देख पा रहा हूं माननीय सदस्य राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
श्री दिनेश शर्मा जी का भी शुभागमन हमारे बीच में हो गया है। हम मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मात्र 1 या 2 मिनट का अंतराल है, जब हमारे सभी अतिथियों का शुभागमन हमारे मंच पर हो जाएगा और यह कार्यक्रम आगे गति प्राप्त करेगा। हमारे बीच में माननीय सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जेपीएस राठौर जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो साथी हैं, मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूं, जब कोई अतिथि आए तो आपकी तालियों में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे मध्य है। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते चलें। और यही ऊर्जा आपको, मैं बारंबार आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही ऊर्जा आपको अनवरत लगातार बनाए रखनी है। इसी ऊर्जा के साथ आपको हम लोगों के साथ जुड़ना है। इस ऊर्जा में कोई कमी नहीं आने पाए, इस ऊर्जा में कोई कोताही ना हो, ताकि हमारे अतिथियों को आपकी ऊर्जा में कमी का बिल्कुल भी आभास ना हो। क्योंकि आज उनके सामने जो उपस्थिति है वो पूरी की पूरी युवा शक्ति उनके सामने उपस्थित है। तो युवाओं का जोश और युवाओं का दमखम हमारे अतिथियों तक लगातार पहुंचे, हमारे अतिथियों तक उनकी ऊर्जा पहुंचे, आप सभी की। मात्र 1 या 2 मिनट का अंतराल और है, जैसा कि मुझे अभी इंगित किया गया है। हमारे अतिथियों का शुभागमन 1 या 2 मिनट में हमारे बीच में मंच पर हो रहा है। तो आप सभी लोग, जो लोग व्यवस्था में हैं, उनसे भी आग्रह है, अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। सभी लोग अपनी ड्यूटी के लिए, आप सभी लोग जो मंच पर व्यवस्था में हैं, सभी लोग आ जाइए। आज का ये कार्यक्रम बड़ा ही विशेष है, जब लखनऊ का नाम करने वाले माननीय रक्षा मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति हमारे मध्य हो रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच में हो रही है। और मैं पुनः आप सभी को अवगत कराता चलूं कि जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। सभी लोगों से यह आग्रह रहेगा, सभी लोगों के लिए यह संकेत है। हमारे बीच में परम आदरणीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री स्वतंत्र देव सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति हो रही है। हमारे बीच में माननीय सदस्य राज्यसभा श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की गरिमामय उपस्थिति मंच पर हो गई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं व्यवस्था प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं, उनको स्थान ग्रहण कराएं और जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत हो। तालियों में बिल्कुल भी कोताही ना हो हमारे अतिथियों के लिए। मैं बारंबार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी तालियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे कहने की आवश्यकता भी ना पड़े कि हमारे अतिथि जैसे ही आपको आते दिखाई दें, जैसे ही मैं किसी अतिथि का नाम लूं, वैसे ही आपकी तालियां अनवरत उनके सम्मान में, उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए आपकी जोरदार तालियां अवश्य आ जाएं। बार बार कहने की आवश्यकता भी ना पड़े तो और अच्छा लगता है। शेष आप सब लोग लखनऊ की धरती के लोग हैं। लखनऊ की धरती वैसे भी अदब की धरती कही जाती है, तहजीब की जमीन कही जाती है। और अदब और तहजीब की जमीन के लोगों को संस्कार सिखाने की बात हो या कोई भी यूं कहे कि अपने अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है, यह सिखाने के लिए अगर मैं प्रयास करूं तो निश्चित रूप से यह बेईमानी होगी, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे अधिक समझदार हैं इस मामले में कि आपको अपने अतिथियों का स्वागत किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से अपने अतिथियों का अभिनंदन करना है। भरा पूरा मंच हमारे बीच में है, मात्र प्रतीक्षा हो रही है माननीय रक्षा मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी की। जैसे ही हमारे अतिथि द्वय हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, वैसे ही यह कार्यक्रम विधिवत सुचारू रूप से आरंभ हो जाएगा। और आप आज डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं। और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की 25 वर्ष की सफल यात्रा को आप देखेंगे
25 वर्ष की उपलब्धियों को आप देखेंगे, 25 वर्ष के माइलस्टोन में जो हमारे साथी लगातार हमारे बीच में जुड़े हैं, आप उनसे परिचित होंगे, हमारे विभिन्न संस्थानों से आप परिचित होंगे, हमारे विभिन्न उपक्रमों से आप परिचित होंगे, और इसके साथ साथ भविष्य की क्या योजनाएं हैं डॉक्टर केएनएस मेमोरियल इंस्टीट्यूशन की, डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की, भविष्य में क्या योजनाएं हैं, भविष्य में हम क्या बड़ा करने वाले हैं, इन सब योजनाओं के बारे में भी आप परिचित होंगे, इन सब योजनाओं से आप अवगत होंगे। इन्हीं सभी उपक्रमों के क्रम में आप सब यहां पर एकत्र हैं। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होना है। मैं पार्श्व में देख पा रहा हूं माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन गैलरी में हो गया है। वे हमारी पिक्चर गैलरी का अवलोकन कर रहे हैं। हमारी पिक्चर गैलरी में उन तमाम स्मृतियों को संजो करके रखा गया है जो स्मृतियां हमारे अतिथियों की हमारे मध्य हैं। हमारे अतिथियों ने किस प्रकार से समय समय पर हमारा उत्साहवर्धन किया। हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि द्वय का स्वागत करेंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मंच पर आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां, आपकी ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत हो। भारत माता की। माननीय रक्षा मंत्री जी का शुभागमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ। तालियां थोड़ा सा और घनीभूत कर लीजिए, और अच्छा लगेगा। आप सभी जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि द्वय का स्वागत करें। हमारा मंच भरा पूरा है, हमारे सभी अतिथियों का हमारे बीच में शुभागमन हो गया है। आइए मैं कार्यक्रम को अग्रांकित करूं और अपने सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूं, माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि आप सभी अतिथिगण आए और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का सारस्वत शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। इस कार्यक्रम का सारस्वत शुभारंभ हुआ है। अब मैं अपने अतिथिगणों को एक बार पुनः कष्ट देना चाहूंगा। हमारे पार्श्व में इस संस्थान के संस्थापक डॉक्टर केएन सिंह जी का चित्र लगा हुआ है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की द्वितीय अनिवार्य औपचारिकता को पूर्ण करें। परम आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सभी से विनम्र आग्रह। हमारे परम आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, परम आदरणीय सहकारिता मंत्री जी, परम आदरणीय राज्यसभा सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे सम्मानित विधायक गण, सम्मानित हमारे एमएलसी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पुष्पार्चन के साथ, पुष्पांजलि के साथ इस कार्यक्रम की द्वितीय अनिवार्यता को संपूरित करते हुए इस कार्यक्रम को गतिमान करें। यह आज का आयोजन आज 25वीं वर्षगांठ है डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की, और उसके साथ साथ आज डॉक्टर केएन सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि भी है। हम उनकी चौथी पुण्यतिथि पर बारंबार स्मरण कर रहे हैं, और उन्होंने 25 वर्ष पहले जो बीज बोया था आज एक वटवृक्ष के रूप में पूरे प्रदेश को छांव दे रहा है। निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आइए मैं कार्यक्रम की द्वितीय औपचारिकता की ओर बढ़ूं। हम भारतवर्ष के लोग अपने अतिथियों के स्वागत और सम्मान के क्रम में कोई भी
कमी नहीं रखते मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए डॉक्टर मधुलिका सिंह जी जो चेयरपर्सन हैं इस संस्थान की, डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, श्री राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सम्मान करें, उनका स्वागत करें। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आपकी अनवरत तालियां, लगातार तालियां उनके सम्मान में उठेंगी। आप सब इस प्रक्रिया के सहभागी बनेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम सब सहभागी बने इस प्रक्रिया के। आपकी तालियां लगातार उठें, जब तक सम्मान की प्रक्रिया चलती है तब तक आपकी तालियां लगातार आती रहें। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं और हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी से निवेदन करूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सबसे पुनः आग्रह रहेगा कि तालियों में बिल्कुल भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आग्रह करूं डॉक्टर रुचिका सिंह जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, ये अतिरिक्त स्मृति चिन्ह है हमारे अतिथियों के लिए, परिवार की तरफ से सम्मान पूर्वक भेंट है। इसके बाद हम क्रम को अग्रांकित करें और मैं आग्रह करूं डॉक्टर रुचिका सिंह जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के माध्यम से स्वागत करें। और आप सभी से पुनः आग्रह रहेगा कि तालियों से जुड़ते रहेंगे। इसी क्रम में मैं आग्रह करूं डॉक्टर राहुल सिंह जी से कि वे माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर राहुल सिंह जी, आप वाइस चेयरपर्सन हैं इस संस्थान के। और स्वागत के क्रम में मात्र एक नाम और शेष है। हमारे बीच में माननीय सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी की गरिमा में उपस्थित है। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी से आग्रह करूंगा वे आ जाएं और श्री जेपीएस राठौर जी का स्वागत हमारे मध्य करें। और आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप सबकी तालियां लगातार हमारे अतिथियों के सम्मान में, हमारे अतिथियों के स्वागत में आती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत का क्रम यहां से संपूरित होता है। अब मैं आग्रह करता हूं वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल सिंह जी से कि वे डायस तक आएं और हमारे अतिथियों के स्वागत में अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राहुल सिंह जी। नमस्कार। आज बड़े मंगल के दिन पे, मेरे पिता की चौथी पुण्यतिथि के दिन पे, उनके बनाए हुए अस्पताल के 25वें वर्ष की एनिवर्सरी पे मैं स्वागत करता हूं सबका, आपका, हम सबके सांसद, देश के रक्षा मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह जी का, जिनके हाथों से 25 वर्ष पहले इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ। हम सबका इस अवसर पर मनोबल बनाने के लिए सर ने अपने कीमती समय से वक्त निकाला। उसके लिए डॉक्टर केएनएस परिवार आपका आभारी है। हमारे प्रदेश के मुखिया और हम सबके गार्जियन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का विशेष अभिनंदन है, जिन्होंने अपने आशीष देने के लिए वक्त निकाला। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत है। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, आपका स्वागत है। श्री जेपीएस राठौर जी, कॉर्पोरेशन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,
आपका स्वागत है। अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली से मिस्टर टिमोथी गिलन, चीफ अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज, सर वी वेलकम यू हियर। मिस्टर सुरेश के मदान, स्पेशल काउंसलर सर्विसेज, यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली, सर वी वेलकम यू हियर। हमारे एक्स डिप्टी सीएम एंड करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका सर स्वागत करते हैं। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर आपका स्वागत है। श्री संजय सेठ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर आपका स्वागत है। एक्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार श्री रणवीर प्रताप सिंह जी, आपका सर स्वागत है। श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री, मैम आपका स्वागत है। श्रीमती सुषमा जी, हमारे लखनऊ की प्यारी मेयर, मैम आपका स्वागत है। श्री मुकेश शर्मा जी, एमएलसी, सर आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र प्रधान जी, एमएलसी, सर आपका स्वागत है। श्री पंकज गुप्ता जी, विधायक उन्नाव, सर आपका स्वागत है। डॉक्टर नीरज वोरा जी, विधायक, सर आपका स्वागत है। श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधायक, सर आपका स्वागत है। और बड़े भाई के रूप में सीनियर बीजेपी लीडर नीरज भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। Ladies and gentlemen, our journey in hospital and healthcare started 25 years ago. It started with a vision by our founder, by our father, the late Dr. Kailash Narayan Singh. This vision was supported by his dedicated wife, our mother, Dr. Madhulika Singh. This vision was blessed by then Chief Minister of Uttar Pradesh, respected Rajnath Singh ji, who had inaugurated the hospital 25 years ago and provided us the fortitude and inspiration to which we hold dear and still follow it. But the cycle of life is as such, with our founder no more, but here we are yet again after 25 years, chasing his vision, fulfilling his dream. I'm glad to announce that we are not only in Lucknow, his vision has expanded to Barabanki, to Ghaziabad, to Noida, to Ambedkar Nagar and Azamgarh. And we hope to spread his vision across the country and the state. It is not only my honor, but the honor of all his children, that after 25 years, on his anniversary, on his hospital's anniversary, we are able to welcome the Defense Minister of India, Shri Rajnath Singh ji, to impart his blessings once again for the same vision. Ladies and gentlemen, in 2016, the winds of UP changed. The direction changed. The winds are a bit more stronger. Bringing this change, at the center was one man. A man with power, vision, and the hunger to bring Uttar Pradesh from a stagnant state towards a progressive state. Our very own Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji. Within 8 years, from 120 billion GDP, today Uttar Pradesh is inching towards 400 billion. Newer universities, airports, infrastructure. He has made our state, your state, a global investment hub. We thank you for that, sir.
our Deputy CM Brijesh Pathak ji. He has taken inspiration from our very CM itself. He is after our brothers in South India, our nurses, our brothers there. He himself has taken the mantle to improve nursing care standards in our state to a level of our South Indian brothers and sisters. Thank you, sir. A special thank you to our ex-Deputy CM and current Member of Parliament, Dinesh Sharma ji, for under his blanket during the COVID pandemic. Without his help, a lot of people would have suffered. We thank you for that, sir. I'm going to end my speech short. On this day of remembrance, I want to thank everyone here, our doctors, our nurses, our students, because you all are part of my father's vision and we all are part of our great leader's vision. And we pledge together, sir, to continue your fortitude and vision. We will strive endlessly every day till UP reaches the 1 trillion mark. Jai Hind. बहुत बहुत आभार डॉक्टर राहुल सिंह जी। और आइए एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से 5 मिनट में यह देखते हैं कि एक बीज जो परम आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने आज से 25 वर्ष पहले बोया था, वो आज वृक्ष तक की यात्रा को कैसे तय कर पाया है और कितनी उपलब्धियां, कितने माइलस्टोन उसने हासिल किए हैं। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि उस फिल्म को प्ले कर दें। हमारी यात्रा सन 2000 में लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में प्रारंभ हुई। 2001 में गोमती नगर में पहला नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुआ। 2013 में अंबेडकर नगर में 100 बेड अस्पताल का आरंभ हुआ। इसी अस्पताल में कोविड के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने मेयो से नाम परिवर्तन कर डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल किया। 2018 में पेन क्लिनिक का आरंभ। 2017 से मेडिकल में परास्नातक के लिए पंजीकरण का आरंभ हुआ। 2012 में मेडिकल कॉलेज का आरंभ हुआ। इसके साथ टेक्निकल कोर्सेस जैसे लैब टेक्नीशियन आदि का आरंभ किया गया। 2023 में प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश पाय के साथ IVF का आरंभ किया गया। 2005 में हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग का आरंभ हुआ। 2025 से मेडिकल कॉलेज में DM और MCH का आरंभ हुआ। हम 2018 से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के प्रारंभिक दौर से जुड़े हुए हैं। 2024 से मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज के लिए कटिबद्ध हुए हैं। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मेले में प्रतिभाग करते हैं। हर महीने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जहां जांच से लेकर दवा तक यथासंभव गतिविधियां निशुल्क होती हैं। महत्वपूर्ण कार्य। सब इंस्पेक्टर DSP STF श्री प्रमेश शुक्ला जी को दबिश के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। उनके मुंह से एक ही आवाज निकली कि कैसे भी उन्हें मेयो पहुंचा दिया जाए। उनका सफल ऑपरेशन अस्पताल द्वारा किया गया। बस्ती जनपद से कच्चा बनियान गिरोह के द्वारा घायल किए गए 12 लोग गंभीर स्थिति में सीधे अस्पताल में लाए गए। हमारे डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से उनमें से सभी को ठीक करके भेजा। श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने निजी हेलीकॉप्टर से गिर गए थे। प्रयागराज में स्वास्थ्य लाभ न मिलने के बाद मेयो आए और यहां से ठीक होकर गए। सफेदाबाद बाराबंकी में सारंग गैस एजेंसी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए थे,
जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होकर वापस लौटा। गोंडा में कुख्यात बाबरिया गिरोह ने एक परिवार को निशाना बनाया था। उस परिवार के गंभीर रूप से घायल 12 लोगों का सफल इलाज किया गया। बाबरिया गिरोह ने प्रसिद्ध कैंसर सर्जन डॉक्टर रानू टंडन और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। गंभीर रूप से घायल उनकी बेटी का इलाज मेयो में सफलतापूर्वक किया गया। श्री राजन तिवारी फैजाबाद के ऊपर बदमाशों ने 15 से 20 गोलियां मारी थीं, जिनका सफल इलाज किया गया। गोरखपुर के एक निषाद परिवार को बदमाशों ने गोली मार दी थी। उन सभी का इलाज मेयो मेडिकल सेंटर में हुआ और सभी स्वस्थ होकर गए। सीएमएस ग्रुप के मैनेजर रावत जी को पत्रकारपुरम चौराहे पर कुछ बदमाशों ने गोली मारी थी। उन्हें ट्रामा में भर्ती किया गया और सफल ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर गए। ददुआ गिरोह के विरुद्ध कार्य कर रहे 100 पीएसी के जवानों को किसी मच्छर ये 25 वर्ष की यात्रा आप सभी ने देखी कि 25 वर्ष में केएनएस ने क्या क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए मैं कार्यक्रम को अग्रांकित करूं और इस अस्पताल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों में से एक डॉक्टर देविका नाग जी, आप वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका सम्मान, आपने बहुत लंबे समय से अस्पताल की स्थापना के समय से इस अस्पताल को अपनी सेवाएं दी हैं। वयोवृद्ध हैं आप, परिवार के लिए, केएनएस परिवार के लिए आप अभिभावक की भूमिका में हैं। आपका सम्मान परमादरणीय रक्षा मंत्री जी और परमादरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो। और सामने उपस्थित सभी से आग्रह है कि ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति का जब सम्मान हो तो आप सबकी तालियों में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी ऊर्जा में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर देविका नाग जी वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट के पद पर 25 वर्ष से अधिक समय से इस संस्थान में सेवारत हैं। बहुत बहुत आभार मैम का। और आइए अब हम उस क्षण की ओर चलें जब हमें अपने अतिथियों के संबोधन को सुनना है, अपने अतिथियों के वक्तव्य को सुनना है, उनके आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होने हैं। मैं वक्तव्य के क्रम में सबसे पहले हमारे बीच में यूएस एम्बेसी से आकर के चीफ ऑफ अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज श्री टिमोथी गिलेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्री टिमोथी गिलेन जी से आग्रह करता हूं कि वे डायस तक आएं और आज के इस कार्यक्रम में हम सबको संबोधित करें, हमारे विद्यार्थियों को अपना दिशा निर्देशन प्रदान करें। श्री टिमोथी गिलेन जी, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें टिमोथी गिलेन जी का। Honorable Defense Minister, Honorable Chief Minister, Chairperson Dr. Madhulika Singh, Dr. Ruchika Singh, distinguished guests, many congratulations to the Dr. KNS Memorial Hospital on this 25th anniversary celebration. My name is Timothy Gillen, and I am the American Citizen Services Chief at the U.S. Embassy in New Delhi. The U.S. Department of State and our embassies and consulates overseas have no greater responsibility than the protection of U.S. citizens overseas. Primary responsibility for the protection of U.S. citizens is carried out by the Department of State and in our overseas missions. To help us realize this responsibility, we partner with what we call citizen liaison volunteers, who are just that, volunteers who act as liaisons between the U.S. mission to India and our U.S. citizen communities we serve.
Dr. Ruchika Singh, you and your father, Dr. Kailash Narayan Singh, were both US citizen liaison volunteers. Dr. Kailash Narayan Singh in particular was associated with the US Embassy in New Delhi for over 2 decades and played an active role in taking care of US citizens in Lucknow. My colleague, Dr. Suresh Madan, was witness to this long-term productive relationship. On the anniversary of Dr. Singh's death, we offer our deepest condolences to his family. Dr. Ruchika Singh and Dr. Madhulika Singh, on behalf of the US Embassy, I'd like to express our deep appreciation from the US mission and from the US citizens in India to you and your family for your volunteer efforts in sharing information to the US citizen community and assisting us in providing emergency services to US citizens. The volunteer support from your family has helped us immensely in our communication with US citizens in the Lucknow area on topics such as health, voting, and travel. During Prime Minister Modi's visit to Washington earlier this year, President Trump and Prime Minister Modi reaffirmed the strength of the India-US comprehensive global strategic partnership, which is anchored in mutual trust, shared interests, goodwill, and deep engagement between our citizens. Our leaders pledged to sustain high-level engagement between our governments, industries, educational establishments, and realize their ambitious vision for an enduring India-US partnership that advances the aspirations of our people for a bright and prosperous future, serving the global good and contributing to a free and open Indo-Pacific. Dr. Ruchika Singh and Dr. Madhulika Singh, you are the embodiment of what President Trump and Prime Minister Modi described. We deeply appreciate your support. Thank you once again, and congratulations. थैंक यू वेरी मच सर। आइए मैं क्रम को अग्रांकित करूं और आज के दौर में देश के राजनीतिक, सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर प्रखरता से बात करने वाले उत्कृष्ट विचारक, चिंतक, प्रखर वक्ता, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं आग्रह करूं कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्र तक आए। आपकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जिस प्रकार से बच्चों ने ऊर्जा आपके प्रति व्यक्त की है, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं आपका स्वागत हो। मंच पर विराजमान समकालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से एक भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और अगर इंडिया को यंगेस्ट सिविलाइजेशन, यंगेस्ट कंट्री एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, तो जब मुख्यमंत्री बने थे तो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और सनातन परंपरा के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के प्रतीक हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, जेपीएस राठौर जी, महापौर हमारे विधायकगण मुकेश जी, ओपी श्रीवास्तव जी, नीरज वोरा जी, और अगर कोई रह गया हो तो जिसे कहते हैं चेयरमैन को सत श्री अकाल एंड सीसी टू ऑल, तो यदि कोई रह गया हो तो क्षमा के साथ कहना चाहूंगा सीसी टू ऑल। आज एक अद्भुत संयोग है कि हम डॉक्टर के.एन. सिंह जी और यहां की, मैं क्षमा चाहता हूं, मुख्य अधिष्ठात्री डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, राहुल जी, रुचिका जी,
आज डॉक्टर के.एन. सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि है। 25 वर्ष आप इस संस्थान के सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इन 25 वर्षों में भारत कहां से कहां तक पहुंचा है। सन 2000 में जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी थी, तब हम अमेरिका का प्रतिबंध झेल रहे थे। बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत आए थे, 5 दिन रहे थे, मगर 5 घंटे पाकिस्तान में जाके रहे थे। आज 25 साल के बाद भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो भारत कहा जाता था कम समझदार वाला देश है, नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिनिया जॉर्जिया कहती है कि अगले वर्ष भारत वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूशन के साथ ब्राइटेस्ट स्टार होगा, और पाकिस्तान वहां कटोरा लेके खड़ा है। आज एक और संयोग है, आज जेठ का दूसरा मंगल है। लखनऊ में जेठ के मंगल की बहुत अद्भुत मान्यता होती है, और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद का दूसरा मंगल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दिशा निर्देश में मंगलवार की रात 7 मई को जो कुछ हुआ, आज जेठ के मंगल के दिन यदि हमें स्मरण करें तो मैं सिर्फ एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद पूरे विश्व में जो परिस्थिति हुई है, एक बहुत बड़ा पैराडाइम हमने जो ब्रेक किया है दुनिया में, वो ये है कि हम दुनिया के एकमात्र देश बने जिसने किसी न्यूक्लियर पावर नेशन के अंदर घुसकर स्ट्राइक करने की क्षमता और हिम्मत दिखाई है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात बोली थी कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होनी चाहिए थी। ये कितनी गंभीर बात है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप समझ सकते हैं, आप सब ने अगर इस बीच में ब्रीफिंग्स देखी होंगी तो जो पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे, उनका नाम शायद अहमद शरीफ है, मगर आपको पता होगा कि उनकी शराफत का करिश्मा क्या है कि उसके फादर, जिसका नाम सुल्तान सलाउद्दीन है, वो बाकायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है, क्योंकि उसने 2000 में न्यूक्लियर वेपन्स ओसामा बिन लादेन को देने के लिए संपर्क किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्दी है उसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं यहां संक्षेप में कि जब युद्ध हुआ, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, सिर्फ अल्प विराम हुआ है। ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। जैसे आप टीवी में कहते हैं ना कमर्शियल ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब ब्रेक के बाद क्या होगा इसे समझने की जरूरत। सिर्फ एक सिंपल सी बात कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बात आई, कोई हम नहीं कह रहे हैं कि अपनी तरफ से, कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई टोही विमान सरगोदा एयरबेस पे गया है जहां पर न्यूक्लियर लीक के बाद होने वाले रेडिएशन को नापने के लिए। वो सीधे कह सकते थे ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात। और जो लोग कहते हैं रुकने की बात, अगर सरगोदा एयरबेस के ऊपर जहां उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, आप एक छोटी सी बात समझिए, न्यूक्लियर वेपन्स कोई ऐसे ओपन स्पेस में नहीं रखे जाते, वो जमीन के नीचे 30-40 मीटर गाड़ के रखे जाते हैं, और उसमें एंट्री एक्सिट 2 ही पॉइंट होते हैं। अगर दोनों पॉइंट डैमेज हो गए थे अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार, और अगर उसमें लीक की गुंजाइश थी, तो आपको पता है कितनी दूरी थी सरगोदा की भारत से? सिर्फ 177 किलोमीटर। यानी उससे ज्यादा दूर तो लखनऊ से फर्रुखाबाद है। इसलिए जब कोई ऐसा डिजास्टर की संभावना थी तो क्या क्या चीजें रही होंगी, वो विषय बहुत सोच समझ के करने की बात है। इसलिए हमने धैर्य का भी परिचय दिया है और शौर्य का भी परिचय दिया है। तो जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य।
वन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, आप सब मेडिकल के छात्र हैं और आप देखिए कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भारत ने जो बड़ी छलांग लगाई है पिछले 11 वर्षों में। जब 2000 में ये शुरू हुआ था कॉलेज, तब भारत में 1 एम्स था, अटल जी के टाइम में 7 एम्स हुए और अब मोदी जी के आने के बाद 23 और एम्स बने। यानी हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा परिवर्तन। मगर मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा एक बात, आप लोग सोचेंगे कि हमें बाहर निकल के क्या करना है। सिर्फ मत सोचिएगा कि हमें जाकर केवल मेडिकल की पढ़ाई का उपयोग करके अच्छा कैरियर बनाना है। यदि भारत को महाशक्ति बनाना है तो आप 3 चीजों का ध्यान रखिए। 21वीं सदी में 3 चीजें दुनिया का नक्शा बदलने वाली हैं, एक एटम, एक कंप्यूटर और एक जीन्स। एटम के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी है वो कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर का जो एरा आ रहा है, और जीन के अंदर आपने देखा कि कोविड वैक्सीन में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग पे सबसे ज्यादा स्टडी हो रही। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, कंपोजिट मटेरियल, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर जैसी नई चीजों में जाकर रिसर्च करिए। तब भारत को उस शक्ति से आप समृद्ध कर सकेंगे जो भारत का भवितव्य है। और इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ हब बन के उभर रहा है। लखनऊ में इस हॉस्पिटल ने उस समय जब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में एक पायनियर भूमिका निभाई थी डॉक्टर के.एन. सिंह ने, और ये एक नए मुकाम पर पहुंचा है। भारत का हेल्थ सेक्टर भी एक नए मुकाम पर पहुंचा है। आप सब, जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है इस देश का, यानी 25 वर्ष के बाद भारत जहां पहुंचेगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, हम सबको कर्तव्य करना है, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो हम सब सामूहिक कर्तव्य करेंगे और निश्चित रूप से हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे कि जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन इस पार से। और लास्ट में एक बात और कह दूं, हमारी शक्ति क्या है वो कुंभ मेले में दिखाई पड़ी। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेश के लोग आए। जो कोई सोचता था कि दुनिया में पैसे से सुख मिलता है, कोई कहता था फिजिकल प्लेजर से सुख मिलता है, कोई कहता नेम एंड फेम से सुख मिलता है, वो हमारे कुंभ में क्या खोजने आते थे। एक पंक्ति में कहता हूं, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। तो भारत के इस स्वरूप को नमन करिए और यह विश्वास रखिए भारत का समय आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सही समय है, यही समय है। तो भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और आपके वक्तव्य के दौरान मुझे भी 4 पंक्तियां याद आई कि रगों में दौड़ती फौलाद के जैसी रवानी है, हिला डाले जमाने को उफनती वो जवानी है, दिलों में प्रेम का सागर शराफत है निगाहों में, हमारा नाम मत पूछो अजी हिंदुस्तानी है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं और अब उस व्यक्तित्व की ओर चलूं जो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत ही विनम्र हैं और जनता के बीच जाकर के जनता के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस परिवार से उनका एक विशेष नाता है। यह अस्पताल जो मेयो हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, इस अस्पताल को उन्होंने डॉक्टर के.एन. सिंह जी के नाम पर समर्पित करने का काम किया। ऐसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियों से उनको आवाज देता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दें आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के,
डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहकारिता मंत्री आदरणीय JPS राठौर जी, अमेरिका से चलकर के आए आदरणीय तिमोथी गिलेन जी, विशेष सलाहकार सेवा विशेषज्ञ अमेरिकी दूतावास आदरणीय सुरेश के मदान जी, माननीय राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जिनका अभी हम सब उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सदस्य राज्यसभा आदरणीय संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रणेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया, माननीय प्रदेश मंत्री आदरणीय अर्चना मिश्रा जी, माननीय महापौर लखनऊ नगर निगम आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी, नीरज बोरा जी, OP श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय राघवेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय अमित किशोर जी, आदरणीय आलोक तिवारी जी, आदरणीय अवधेश कटियार जी और इस व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय अरुण सिंह जी, डॉक्टर राहुल सिंह जी और इस व्यवस्था को आगे चलाने का बीड़ा उठाने वाली, अपना पूरा जीवन हेल्थ सेक्टर के लिए समर्पित करने वाली आदरणीय बहन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको KNS परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार प्रगति हासिल करने का काम किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं 2017 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी, तब मात्र 17 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 3 बरस कोरोना में निकल जाने के बावजूद आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसमें इस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। MBBS की सीटें लगभग 3 गुनी हो चुकी है, MSMD की सीटें लगभग 3 गुनी होने वाली हैं। हर मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी आप दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हम कह सकते हैं कि रोज का आंकड़ा हम अगर केवल जिला अस्पतालों से लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल उनका हम मंगाते हैं, प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख मरीज हमारे पास आते हैं। प्रतिदिन 5000 से अधिक ऑपरेशन हम निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 12,000 मरीज एक्सीडेंटल हमारे पास आते हैं। 10,000 से अधिक मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं और सभी का निःशुल्क इलाज हमारी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रति रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जाता है, जहां 2.5-3 लाख से अधिक मरीज प्रति रविवार को आते हैं, जिनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल कॉलेजेज और हमारे जो बड़े बड़े संस्थान है, PGI लोहिया जैसे, उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। KNS परिवार ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व योगदान देने का काम किया है। हम कह सकते हैं डॉक्टर मधु सिंह जी ने केवल लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ में उच्च कोटि का अस्पताल बनाने के साथ साथ बाराबंकी जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और अपनी मातृभूमि को नहीं भूला। डॉक्टर सिंह साहब की जो मातृभूमि अंबेडकर नगर थी, जलालपुर था, वहां भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर के जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम किया है। हम KNS परिवार को, डॉक्टर मधु सिंह जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और चौथी पुण्यतिथि पर डॉक्टर केन सिंह साहब को हृदय की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि KNS परिवार इस बार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चीकरण के लिए काम करता रहेगा। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद
हम सबके साथ हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले दिनों आपने देखा आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी अभी उद्बोधन में बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। लखनऊ अभी तक जाना जाता था कि आप मुस्कुराइए लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी ये सपने में भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं सोचा था। अब पाकिस्तान और दुश्मन देशों को छक्के छुड़ाने का काम मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल करने का काम करेगी। और ये सब आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से संभव हो पाया है। मैं उत्तर प्रदेश और देश के समस्त लोगों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और केवल ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, डिफेंस सेक्टर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सजाने और संवारने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि देश के व्यस्तम सांसदों की सूची आप देखेंगे, प्रतिदिन कहीं न कहीं देश दुनिया में कार्यक्रम लगे होने के बावजूद लखनऊ के एक एक नागरिक को अपने दिल से लगाकर उसके सुख दुख में हाजिर होकर के लगातार उनसे संवाद कायम करना अगर किसी से सीखना है तो हम एक अपने अभिभावक आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से सीख सकते हैं। लखनऊ का एक बच्चा भी नहीं कह सकता कि उसने रक्षा मंत्री जी को याद किया है और उनका टेलीफोन कॉल ना आए, और कहीं लखनऊ दिल्ली में सुन भी ले तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बिजी हो, वो लगातार लखनऊ के एक एक नागरिक का ध्यान रखते हुए अपने दिल के करीब रखने का काम करते हैं। लखनऊ को भी पूज्य अटल जी की सोच के मुताबिक, लखनऊ जी अटल जी के सपने के मुताबिक लखनऊ को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की 4 लेन की रोड, 6 लेन की रोड, हम देखते हैं 2.5 लाख से अधिक वाहन उस पर गुजर रहे प्रतिदिन। ये 2.5 लाख वाहन अगर लखनऊ की सीमा में घुसते, लखनऊ के प्रदूषण की हालत क्या होती, आवागमन के लिए सड़कों की क्या हालत होती, सूचना भी दूभर है, लखनऊ पूरी तरह से जाम हो जाता। 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बन करके तैयार है जिन पर आवागमन सुनिश्चित हो रहा है। आधा दर्जन पाइपलाइन में, ढेर सारे एसटीपी, हॉस्पिटल्स। हम कह सकते हैं कि लखनऊ को पूज्य अटल जी की सोच के मुताबिक, सपने के मुताबिक उसको डेवलप करने का काम, व्यवस्थित करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में क्षण प्रति क्षण जो भी आदेश देते हैं हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो भी आग्रह किया है उसको पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने दोनों मुख्य अतिथि गणों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने लखनऊ में समय देकर के लखनऊ के कार्यकर्ताओं पर जो आशीर्वाद दिया देने का काम किया है। हम सब हृदय तल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परमादरणीय उप मुख्यमंत्री जी का। और आज उत्तर प्रदेश जो उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात हो, नए एक्सप्रेसवेज बनने की बात हो, उसके पीछे एक ही व्यक्ति का विजनरी दृष्टिकोण है और वो होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस ध्वनि विस्तारा केंद्र तक आएं और अपने ऊर्जा के अक्षय कोष से हम सबको आशीष प्रदान करें। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, एक बार जोर करिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रजत जयंती कार्यक्रम में और डॉक्टर केएन सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जेपीएस राठौर जी,
माननीय सांसद राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री संजय सेठ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव और मेयो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए, संस्थान से जुड़े हुए सभी उनके फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी
जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी का मैं आह्वान करूंगा, और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं उन सबसे भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है, और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं, बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए अब हम इस कार्यक्रम के शीर्षस्थ कलश को स्थापित करने के क्रम की ओर बढ़ें। पूर्व में सभी ने चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर की, पर विगत वर्षों में जो व्यक्ति लगातार सेना के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनवरत प्रयासरत हैं, वो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज से 25 वर्ष पहले केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की नींव रखी थी, और आज 25 वर्ष बाद रजत जयंती के अवसर पर निश्चित तौर पर हम उनको अपने मध्य पाकर हर्षित, गौरवान्वित और प्रफुल्लित हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्र तक आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करते हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। गतिशील व्यक्तित्व के धनी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्री जी JPS राठौर जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, प्रखर मेधा के धनी एवं कुशल एवं प्रभावी वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, श्री संजय सेठ जी सांसद राज्यसभा, श्रीमती सुषमा खरखवाल, मिस्टर टिमोथी गिलेन चीफ ऑफ अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज अमेरिकन एम्बेसी, अन्य हमारे श्रीमती सुषमा खरखवाल महापौर, श्रीमती डॉक्टर मधुलिका सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री राहुल सिंह और यहाँ मौजूद सभी टीचर्स इस मेडिकल कॉलेज के और हमारे प्रिय छात्रों, डॉक्टर केएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के 25th फाउंडेशन डे के इस अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी है। मैं आप सभी को इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह क्षण मेरे लिए भी बहुत नॉस्टैल्जिक है। माने एक अलग सी अनुभूति हो रही है और एक वेदना के साथ, एक पीड़ा के साथ अनुभूति हो रही है। मुझे याद है कि 25 साल पहले
12 मई 2000 को मैंने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और उस दिन मैं डॉक्टर केएन सिंह से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने एक सपना, एक विजन और एक पर्पस देखा था। आज जब 25 साल बाद हम यहां पर खड़े हैं तो मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आज उनका सपना हकीकत बन चुका है। मुझे बताया गया है कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक एकम्प्लिस्ड डॉक्टर थे और वहां पर एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, सेवा का रास्ता चुना। सब कुछ छोड़कर वह वापस भारत आए और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए आए कि अपने लोगों की हमें सेवा करनी है। आजकल हम सब ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होगी कि आजकल हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और भारत के लिए यह सबसे बड़ा एक मुद्दों में से एक है कि हमारा इंडियन टैलेंट भारत से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। मगर डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक वेल सेटल्ड होने के बावजूद भारत में वापस आए और ब्रेन ड्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन गेन के एक मिसाल बनकर वह आए। साथियों, मुझे पता है कि शायद उनके इस डिसीजन के पीछे उनकी एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। 1997 में एक यात्रा के दौरान उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया और दुर्भाग्यवश समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण डॉक्टर सिंह अपनी माताजी को खो बैठे। उस दुखद क्षण में उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अब वह लौटेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां किसी को इलाज के अभाव में अपनों को खोना न पड़े। ऐसे देखा जाए तो आपको अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि पर्सनल ट्रेजेडीज अक्सर लोगों में कड़वाहट पैदा कर देती है, उन्हें निराशावादी भी बना देती है। लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि इन्हीं दुखों को एक नई कॉन्शसनेस, एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा में भी बदला जा सकता है। यह करके डॉक्टर सिंह ने दिखा दिया। साथियों, डॉक्टर सिंह अक्सर लखनऊ के आसपास के गांव में भी जाते थे, जहां मेरी जानकारी है, और वहां निःशुल्क कैंप्स लगाते थे और जरूरतमंदों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे। मुझे बताया गया कि आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव के निकट भी जिला अंबेडकर नगर में उनके द्वारा स्थापित चिकित्सालय आज भी वहां के लोगों की सेवा कर रहा है। यह सेवा भावना उनके दिल से निकली थी और यही उनके व्यक्तित्व की मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी विशेषता थी। साथियों, दुनिया में कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के साथ आते हैं। ऐसा लगता है डॉक्टर सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनका पूरा जीवन मानव सेवा के उद्देश्य से ये जुड़ा हुआ था। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि उनके जीवन मूल्यों को यह हॉस्पिटल आज चरितार्थ कर रहा है। साथियों, यह हॉस्पिटल पिछले 25 वर्षों से लगातार एक सेवा भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। यह अस्पताल लखनऊ वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी, न जाने कितने लोग यहां एडमिट होकर स्वस्थ होकर वह बाहर गए होंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर केएन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का यह सिल्वर जुबली समारोह सिर्फ एक संस्थान की यात्रा का ही उत्सव नहीं है, बल्कि समर्पण, सेवा और संकल्प के 25 वर्षों की यह एक कहानी है। साथियों, इन 25 वर्षों में इस हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों का इलाज किया है, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों के रोग मिटाए हैं, बल्कि उनमें उम्मीदें भी जगाई हैं। साथियों, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे यहां हमेशा से आरोग्य और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, इस पर मैं समझता हूं अधिक बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी स्वास्थ्य के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, इस सच्चाई से भी हम सभी अवगत हैं। आप यदि स्वस्थ रहेंगे
तभी आप अपना, अपने परिवार का और इस राष्ट्र का भी विकास कर पाएंगे। लोग जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति के लिए उतनी ही ऊर्जा और सक्रियता के साथ वह काम करने में सक्षम होंगे। इस हकीकत से भी हम सभी परिचित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक दार्शनिक विचारों का हर स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। भारत में आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, अपने आराम के लिए कितनी भी ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाती हैं। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों की कामना करने के बाद हम सबसे पहले सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों की हम कामना करते हैं, सभी निरोग हों इसकी कामना करते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि सदियों से भारत के लोग यह मानते रहे हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं हुआ करता है। पर साथियों, मैं देखता हूं कि आज के आधुनिक युग में हम अपने जीवन के जिस पक्ष को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं वह स्वास्थ्य ही है। धीरे धीरे हम उस एज ओल्ड विजडम को भूलते जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबके शिक्षकों ने हमें स्कूल में अवश्य बताया होगा। वह एज ओल्ड विजडम था कि जब धन खोया तो समझो कुछ नहीं खोया, जब स्वास्थ्य खोया तो समझो कुछ खोया, पर चरित्र खोया तो समझो सब कुछ खोया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यह हमारे यहां मान्यता रही है। आज लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर को हम लाइफ स्टाइल डिजीजेज भी कहते हैं। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उस कारण से भी कई बीमारियां हमें हो रही हैं। जब बीमारियों का कारण सीधे जीवन शैली से जुड़ने लगे तो हमें बैठकर सोचना होगा कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, हमारे पार्ट पर कहां फेल्योर है। भारत को आज द डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि आज भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटिक के मरीज हैं और इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोग प्री डायबिटिक अवस्था में हैं। यह कोई साधारण चैलेंज नहीं है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि टाइमली डिटेक्शन, राइट हेल्थ मैनेजमेंट से यह पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए हमें अपने जीवन शैली को नियंत्रित करने की आवश्यकता को समझने की जरूरत है। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिनसे हम एक बैलेंस लाइफ स्टाइल सुनिश्चित करके लड़ सकते हैं। अब यह लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस बारे में सबसे ज्यादा जागरूकता यदि कोई पैदा कर सकता है तो मैं मानता हूं कि वह डॉक्टर्स ही पैदा कर सकते हैं। और आज हमारे समाज में डॉक्टर्स को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक दूसरे भगवान के रूप में देखा जाता है, दूसरे परमात्मा के रूप में देखा जाता है। साथियों, डॉक्टर्स ही वे असली नायक हैं जिन्हें जीवन बचाने की शक्ति और योग्यता दोनों मिली होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी तब डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की देखभाल कर रहे थे और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस एवं मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों ने सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को दर्शाया था। हमारे डॉक्टर्स के ह्यूमन कनेक्ट एवं पर्सनल टच ने इस महामारी से लड़ने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए पूरा देश, मैं मानता हूं, सदैव उनका ऋणी रहेगा। साथियों, हम सभी इस बात से भी सहमत होंगे कि कितना भी योग्य डॉक्टर क्यों न हो, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के अपना बेस्ट, अपना अच्छा वो नहीं दे सकता है। ठीक उसी तरह बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम के नहीं होंगे अगर हमारे पास वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों में ही निवेश करना हर सरकार की यह प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पिछले एक दशक में हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से यह हेल्थ सेक्टर एक रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26
के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 95,957 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछले यदि वर्षों से तुलना यदि करेंगे तो उससे कई गुना अधिक है। यदि मैं सरकार द्वारा चलाई जा रही पॉलिसीज की बात करूं तो आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत योजना या गेम चेंजर सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष हमने इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की है। पहले यह योजना केवल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके अर्थात देश की 40% आबादी के लिए उपलब्ध थी, लेकिन पिछले ही वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को यह सुविधा मुहैया कराई है। और यह निर्णय मोदी सरकार की उस कमिटमेंट को दर्शाता है जिससे हर भारतीय नागरिक को क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना यह हमारी प्राथमिकता है। साथियों, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और सरकार ने इसके लिए अब तक कुल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इन लाभार्थियों में से 19 लाख ऐसे गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के बिना यह इलाज कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करा पाते। आयुष्मान भारत योजना के चलते लोगों की जेब से होने वाला खर्च आज 62% से घटकर 38% पर आ गया है। इसके अलावा भी यदि आप देखें तो आज पूरे देश में 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जहां जेनेरिक मेडिसिन 50% से लेकर 90% या सस्ती उपलब्ध होती हैं। और आप में से बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा और हमने पैक्स के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्र खोलने की शुरुआत कर दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किफायती दवाएं यह उपलब्ध कराई जा सकें। सिर्फ जन औषधि केंद्र के माध्यम से ही नहीं, बल्कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के माध्यम से भी, जिसे हम NPPA कहते हैं, हमने दवा की कीमतों पर भी नियंत्रण किया है और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। हमने हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर की संख्या में रिमार्केबल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 से पहले देश में जहां केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, वह 2024 में बढ़कर उनकी संख्या 780 तक पहुंच गई है। और इसी प्रकार MBBS सीटों की संख्या 130% की उसमें वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जहां लगभग 50,000 सीट्स थी, अब वह संख्या बढ़कर लगभग 1,20,000 तक पहुंच गई है। साथियों, यदि मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भाजपा की इस डबल इंजन की सरकार आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। केंद्र सरकार की योजनाओं को तो प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार की भी योजनाओं को प्रभावी तरीके से उन्होंने लागू किया है। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में तेज एम्बुलेंस सेवा, त्वरित उपचार और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में योगी जी ने बहुत ही शानदार काम किया है, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी होती है। मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 2017 से पहले पूर्वांचल क्षेत्र में और खासकर गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर में जुलाई से सितंबर के बीच जो मानसून का महीना होता था, उस दौरान जापानी इंसेफ्लाइटिस से कई सारे बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती थी। और ऐसा पिछले 40-50 वर्षों से लगातार चल रहा था। सभी सरकारों ने इसे नियत का खेल मान लिया था। सारी जो भी सरकारें आई, यह चलेगा, यह रुक नहीं सकता है। सरकारें यह मानकर चल रही थी कि हर साल मानसून आएगा, 1000, 1500, 2000 बच्चे दुर्भाग्य तरीके से काल के गाल में समा जाएंगे, यह लोगों ने मान रखा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी, उसके अगले कुछ सालों में पूरी तस्वीर ही पलट गई और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि
अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे बताया गया कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग उसकी कर रहे थे। और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जैपनीज इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 9 के बराबर रह गई है। साथियों, चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कौन और कैसे निपटता है यह उसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है। अभी आप यह भी देख रहे होंगे कि कैसे योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश इस समय एमबीबीएस की सीट्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का दूसरा और मेडिकल कॉलेज की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। हमारे यहाँ 80 मेडिकल कॉलेज इस समय फंक्शनल हैं जो कि काम कर रहे हैं इस समय। इनमें से 44 कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर तथा 36 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनक्रेडिबल उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह जर्नी उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से और आगे ले जाएगी। साथियों, डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर आपके लिए हर दृष्टि से लगातार प्रयास करती ही रहेगी। साथियों, मैं आप सभी डॉक्टर से भी कुछ बातें करना चाहूंगा। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पढ़ाई, ट्रेनिंग और मरीजों की सेवा में लगाया है। आपने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितने मुश्किल फैसले आपको लेने पड़े हैं और हर बार आपने मरीज की जिंदगी को बचाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। मुझे पता है कि यह सफर कोई आसान नहीं होता, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है। आपने हमेशा सीखने की ललक रही है, एक्सलेंस की ओर कदम आपने बढ़ाए हैं और सबसे बड़ी बात, आपने इंसानियत कभी नहीं छोड़ी है। यही वो बात है जो आपको औरों से अलग करती है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास सिर्फ रोग ठीक करने की ही नहीं बल्कि रोगी के जीवन को बदलने की भी यह ताकत होती है डॉक्टर के पास। जब कोई मरीज आपके पास उम्मीद लेकर आता है तो वह सिर्फ दवा नहीं चाहता, वह समझदारी, वह संवेदना और भरोसे की भाषा चाहता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमेशा अपने मरीज को सबसे पहले रखें, उसे समय दें, उसकी बात सुनें, उसके दर्द को समझें। मरीज का इलाज मशीनों से हो सकता है, लेकिन मरीज के अंदर ठीक होने का भरोसा सिर्फ और सिर्फ केवल डॉक्टर ही जगा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं जगा सकता है। साथियों, आप सब एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो हर दिन बदल रहा है। नई रिसर्च, नई बीमारियां, नई टेक्नोलॉजी, आपके लिए हर दिन कुछ नया सीखना यह आवश्यक हो जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि सीखना कभी बंद मत कीजिएगा, अपने ज्ञान को और बेहतर बनाइए ताकि आपके मरीजों को भी सबसे बेहतर इलाज मिल सके। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप दूसरों की जान बचा रहे होते हैं तो खुद का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। अपनी सेहत, अपने मन और अपने परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों को भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। साथियों, आपकी यह सेवा भावना, यह समर्पण देश के लिए अमूल्य है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में लगातार मेहनत करते रहेंगे और हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र विकसित तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए तो काम कर ही रही है,
लेकिन इसके साथ ही साथ आपको खुद भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। मैं आप सबसे एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने की अपील करता हूं। साथियों, आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमति मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथियों, यह आप सब ने महसूस किया होगा कि सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो। दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। इस देश की जनता ने भी हाल में भारतीय सेनाओं के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स का साहस और उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी देखा है। सैनिकों की भांति हमारे डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी, अपने साहस और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। डॉक्टर के.एन. सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, ऐसे ही डॉक्टर थे जो सैनिक भाव से काम करते थे और कोविड के दौरान ही उनका निधन हुआ था। साथियों, आज हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यह भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। यह हम सबकी मान्यता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही अहम है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। मैं एक बार फिर डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को उनकी रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अंत में आप सभी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने आज केएनएस परिवार के संस्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना मार्गदर्शन प्रदान किया।
निश्चित किया है, मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी का आभार ज्ञापित करूं। उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि डायल 112 भवन के ठीक पीछे 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केएनएस परिवार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज किया गया है हमारे अतिथिद्वय के द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे निवेदन पर आए हुए माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकारा और आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हम सबको, केएनएस परिवार को आपने गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। अमेरिकी दूतावास से आए टिमोथी गिलेन जी, सुरेश के मदान जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्री संजय सेठ जी, माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री रणवीर प्रताप सिंह जी, माननीय प्रदेश मंत्री श्रीमती अर्चना मिश्रा, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक श्री पंकज गुप्ता जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में हम सबका गौरव बढ़ाने का कार्य किया, हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। और ये धन्यवाद, ये आभार